तो भाई पिछले कुछ दिनों से अंधभक्त जो है वो सदमे में आ चुके हैं इंडिया ऑन सेल की वजह से। अंधभक्तों को ये लग रहा है कि शायद इंडिया ऑन सेल की वजह से उनकी जॉब्स के ऊपर खतरा आ चुका है और उनकी नौकरी इवेंचुअली चली जाएगी। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं अंधभक्तों को एक नसीहत देना चाहता हूं, दिलासा देना चाहता हूं। अंधभक्तों, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुमने कहा था कि तुम्हारे को राम राज्य चाहिए, तो भाई त्रेता युग में ना ही रेलगाड़ी होती थी, ना ही हवाई अड्डे होते थे, ना ही एरोप्लेन्स होते थे, ना ही बैंक्स होते थे और ना ही उस टाइम पर LIC था। तो अगर तुम्हारे को वापस से राम राज्य चाहिए तो ये सब चीजें तो खत्म करनी पड़ेंगी ना। आखिरकार तुम्हारे को इसमें इतनी मौत क्यों आ रही है? दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जहां पर हम भक्तों की जमकर भयंकर लेवल पर वाट लगाते हैं, जिसका नाम है भक्तोलॉजी। अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम अंधभक्तों का या फिर गोबर जीवियों का रोज निकल के गोबर स्नान कराते हैं। और पिछले 3-4 दिनों में ना ये जो चड्डी गैंग है कुछ ज्यादा ही पागल हुआ पड़ा है, तो आज इसलिए इनकी स्पेशल क्लास लगानी पड़ेगी। इस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको एक पहली खबर सुनाऊंगा और उस खबर को सुनने के बाद पता चलेगा आपको कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि दिखाया जाता है कि सब कुछ कितना अच्छा है बाहर से, वैसा अंदर से नहीं है। इनफैक्ट बीजेपी के एक नेता जो है वो मोदी के ना गले की हड्डी बन के ऐसे अटक गए हैं। यहां पर वो ऐसे बन चुके हैं कि मोदी जी ना तो उनको उगल पा रहे हैं, क्योंकि अगर उगलेंगे तो मोदी बेनकाब हो जाएंगे, और अगर उनको निगला गया तो भाई पूरी की पूरी सरकार जो है ना वो सेकंडों में मिट्टी में मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूं, आपके सामने खबर रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात कर रहा हूं यहां पर मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक के बारे में। सतपाल मलिक आखिरकार किस तरीके से मोदी की गले की हड्डी बने हुए हैं इस टाइम पर, जहां पर वो बार बार ये कह रहे हैं कि किसानों की मांगों को पूरा करा जाना चाहिए। और लगातार 1-2 नहीं 3-4 उनके स्टेटमेंट्स आ चुके हैं जहां पर वो ये कह रहे हैं कि किसानों की मांगे पूरी तरीके से ठीक है और किसानों की मांगों को सरकार को मान लेना चाहिए, MSP पे कानून भी बना देना चाहिए। यानी कि मेघालय का गवर्नर का जो पद होता है वो बहुत ही अहम पद होता है और डायरेक्ट मोदी अपने आप ही गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। तो मेघालय का गवर्नर, जो कि बहुत ही क्लोज होंगे यकीनन मोदी के, वही ये बात कह रहे हैं कि किसान सही कर रहे हैं, किसानों का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही है, किसानों की बात बिल्कुल सही है, इनके लिए कानून बना देना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि आखिरकार मोदी कितने रिजिड होंगे जो अपने दोस्तों की भी बात यहां पर नहीं सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों डर रही है कदम वापस लेने में? सतपाल मलिक का एक और स्टेटमेंट निकल करके सामने आया जहां पर सतपाल मलिक ने यह बात बोली है कि अगर केंद्र को लगता है मैं नुकसान कर रहा हूं तो मैं गवर्नर का पद छोड़ दूंगा, फिर भी बोलूंगा। मतलब सतपाल मलिक ये कह रहे हैं कि बीजेपी छोड़ दूंगा, गवर्नर का पद छोड़ दूंगा, लेकिन किसानों के लिए फिर भी इसी तरीके से उनके हक की बात करता रहूंगा। इस बात के बाद, सतपाल मलिक की इस बात के बाद मैं पूछना चाहता हूं अंधभक्तों से कि भाई सतपाल मलिक एंटी नेशनल है या नहीं है? हां या ना में जवाब देना। अगर नहीं है तो आखिरकार उनकी बात क्यों नहीं मान ली जाती, और अगर हैं तो आखिरकार उनको अभी तक मेघालय का गवर्नर क्यों बनाकर रखा गया है मोदी के द्वारा? अपनी बातों में फंस गए ना आखिरकार आके। तो सतपाल मलिक का ये आपको बयान दिखाना चाहता था, आपके सामने रखना चाहता था, किस तरीके से मोदी के नाक में दम कर रखा है सतपाल मलिक ने। और कहीं ना कहीं जब बीजेपी के अपने बड़े बड़े नेता किसानों के सुर में सुर मिला रहे हैं तो इस बात में कोई ना कोई सच्चाई तो होगी ना। कहीं ना कहीं किसानों की बात में तो सच होगा, जहां किसान ये बोल रहे हैं कि उनको इन तीनों कानूनों से बहुत बड़ा लॉस होने वाला है और इन तीनों कानूनों से ही शायद अंबानी और अडानी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहूंगा। अगली खबर जहां पर नव्या नवेली, जो कि अमिताभ बच्चन की धेरती है, नातिन है, उन्होंने नए नवेले उत्तराखंड के जो CM है जिनका नाम तीरथ सिंह रावत है, यानी कि नव्या नवेली ने नए नवेले CM की पुंगी बजा कर रख दी। और वो भी कहीं ऐसी वैसी जगह पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर पुंगी बजा करके रख दी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा नव्या नवेली ने आखिरकार क्या बोला। ये न्यूज में छपा है, मैं ऐसी हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, आज तक में छपा है, जहां पर ये छपी है हेडलाइन कि CM तीरथ सिंह यादव को अमिताभ की नातिन का जवाब, कपड़ों को बदलने से पहले अपनी मानसिकता को बदले। बेटा नव्या नवेली इतनी सारी बातें नहीं बोलते हैं, दद्दू की पेमेंट रुक जाएगी, दिक्कत हो जाएगी घर वर चलाने में, वैसे ही तुम्हारे मामा कुछ काम नहीं करते हैं और
मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, समझा करो। नव्या आनंद ने ये चीज अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाली। यहां पर उन्होंने लिखा कि चेंज योर मेंटालिटी बिफोर चेंजिंग योर क्लोथ्स बिकॉज द ओनली थिंग शॉकिंग हियर इज द मैसेज कमेंट्स लाइक दिस यू सेंड टू द सोसाइटी। जस्ट नीचे लिखा हुआ है वो वाली न्यूज जहां पर तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि फटी हुई जीन्स पहनकर एक महिला उनको दिखाई दी प्लेन में, और फटी हुई जीन्स वाली जो महिलाएं होती हैं वो कितनी अनसंस्कारी होती हैं। हालांकि उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई जहां पर मैंने ये भी दिखाया कि फटी हुई जीन्स तो छोड़िए, छोटी छोटी निकरों में बीजेपी के अपनी बड़े बड़े नेता कंगना रनौत से लेकर और बीजेपी की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी तक दिखाई दी है। तो क्या तीरथ सिंह रावत उनको भी अनसंस्कारी बोलने का काम कर रहे हैं? जवाब एज यूजुअल अनभक्तों की तरफ से कोई नहीं आया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई का बटन दबाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अब मैं बढ़ना चाहता हूं अपने अगले खबर की तरफ। तो भाई अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जहां पर कल योगी आदित्यनाथ की सरकार को, योगी सरकार को 4 साल होने वाले हैं। 4 साल पहले का वो कैंपेन याद करिए जहां पर यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो खबरें निकल कर आई हैं 4 साल बाद, वहां पर कुछ उल्टा ही, विपरीत ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके सामने पेश करना चाहूंगा, और ये गोदी मीडिया की अपनी रिपोर्ट है जहां पर गोदी मीडिया ने एक कंपैरिजन करके बताया है कि आखिरकार योगी के 4 साल वर्सेस अखिलेश के 4 साल कैसे रहे। और योगी आदित्यनाथ के बारे में यह खबर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की धड़ल्ले से रैलियां हो रही हैं बंगाल के अंदर, और हर बंगाल की रैली में योगी आदित्यनाथ ना एक ही बात रटते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा कर दिया है, महिलाएं कितनी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ये खबर जो है, गोदी मीडिया की ये खबर जो है, वो योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से बेनकाब करके रख देती है, नंगा करके रख देती है। जरा देखिए इस खबर को। जब आप इस खबर को खोलेंगे ना तो शुरू के 3-4 पैराग्राफ्स में आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ही अच्छी बात है, योगी ने बड़ा अच्छा काम किया है, शब्दों को चाशनी में लपेटा गया है। और उसके बाद इसके अंदर लिखा गया है, गोदी मीडिया ने ऐसा आर्टिकल लिखा है। लेकिन आगे जब आप चलेंगे तो आप फैक्ट्स पे आएंगे, आंकड़ों पे आएंगे, और जब आप आंकड़ों पे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में 4 साल में कितने केसेस दर्ज किए गए हैं। 4 साल में कितने केसेस दर्ज किए गए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एनसीआरबी का डेटा है, 3,52,000 केसेस। वहीं दूसरी तरफ भाई जब योगी आदित्यनाथ अपनी तुलना करते हैं और ये कहते हैं कि मैंने अच्छा काम किया, तो तुलना किससे करते हैं? पिछले वाले से ही करेंगे ना। तो पिछले वाले के कार्यकाल में जो केसेस थे वो थे लगभग 2.5 लाख के आसपास। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कितना विकास करा है ये तो आपको दिख ही रहा है। और ये चीज भी मैं निकाल कर आपके सामने, खासकर से बंगाल की जनता के सामने निकाल कर रखना चाहता था, जिन लोगों को ये झांसे दिए जा रहे हैं और जो लोग शायद इस झांसे में आने को तैयार हैं कि बंगाल में भी, यूपी और एमपी और अलग अलग जगहों के बाद बंगाल में भी अब राम राज्य आएगा। अब बढ़ना चाहूंगा यूपी से आगे और बात करना चाहूंगा होल एंड सोल बंगाल के बारे में। बंगाल के बारे में इसलिए क्योंकि बंगाल के जो वोटिंग डेट्स हैं, पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को होने वाली है। बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 10 दिन रह गए, पूरे 10 दिन भी नहीं रह गए एक्चुअली। और उससे पहले जिस तरीके की खबरें बीजेपी के खेमे से निकलकर सामने आ रही हैं, वो बीजेपी के 200 वाले उस पूरे के पूरे डंके को तो धराशायी कर ही रही हैं, साथ ही साथ ये भी बता रही हैं कि बंगाल की जनता ने अगर बीजेपी को वोट कर दिया तो आखिरकार उनका वोट किस तरीके से एक वेस्टेज बॉक्स में, गार्बेज बिन में चला जाएगा। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर अमर उजाला की एक खबर जहां पर छपा है कि बीजेपी में बगावत, मंत्री, सांसद और बागियों को टिकट देने से नाराज कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। और ये पहली खबर नहीं है, परसों की वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी खबरें दिखाई थी। ये खबर अब मैं दिखाना चाहता हूं आपको, इसके साथ की जुड़ी एक वीडियो जो कि स्वयं गोदी मीडिया वालों ने ही रिकॉर्ड करी है, जहां पर बीजेपी के अपने लोग एक विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध है अपनी ही पार्टी के खिलाफ। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर बागियों की फौज तैयार है। टिकट के
बंटवारे की सियासत की ये तस्वीरें हैं, जहां टिकट कटने के गुस्से का गुबार कोलकाता के बीजेपी दफ्तर के बाहर फट पड़ा। जानते हैं भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आखिरकार इतना बड़ा जलजला क्यों आया हुआ है? इतना बड़ा जलजला इसलिए आया हुआ है क्योंकि उल्टे सीधे लोगों को टिकट दी जा रही है। और उल्टे सीधे लोगों को टिकट इसलिए दी जा रही है क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई ढंग के लोग नहीं है, वहां पर कार्डर नहीं है, कोई बड़ा फेस नहीं है जिसके बेस पर बीजेपी इलेक्शन लड़ पाए। सोचिए जरा, इलेक्शन लड़ने में इतनी दिक्कत हो रही है, विधायक इनको निकालने में इतनी दिक्कत हो रही है, ये लोग आखिरकार मुख्यमंत्री कैसे चुनेंगे? अगर बाय चांस इन्होंने सरकार बना भी ली ना खरीद फरोख्त करके, तो ये तीरथ सिंह रावत जैसा ही कोई मुख्यमंत्री बनाकर बंगाल में भेज देंगे, जो कि बंगाल की महिलाओं को यह बताएगा कि किस तरीके से उनको जीन्स और शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए। योगी आदित्यनाथ का लाइट वर्जन। और जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि बीजेपी के पास बंगाल में कोई चेहरा नहीं है, तो मेरे पास सबूत है इस चीज का। एक खबर आपके सामने रखना चाहूंगा जहां पर आपको दिखाई दे जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं की, और शायद मोदी और अमित शाह की भी नींद उड़ी पड़ी है इस वजह से, क्योंकि उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। बात तो कह दी है 200 सीटें जीतने की, लेकिन औकात जो है वो 2 सीटें जीतने की भी नहीं है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर यह खबर। बंगाल चुनाव टिकट बंटवारे में बीजेपी को करना पड़ रहा है महामंथन। सुबह 4 बजे तक चली मीटिंग। कभी आपने देखा है कि किसी भी चुनाव में बीजेपी को टिकट बंटवारे में इतनी लंबी लंबी मीटिंग करनी पड़ रही हो? क्योंकि भाई जब खिचड़ी बनानी होती है ना, और आपके पास दाल और चावल ना हो, तो आप क्या करते हो? पानी से ही खिचड़ी बनाते रहते हो। लेकिन पानी को आप रात भर भी उबालते रहोगे ना, तो खिचड़ी नहीं बनेगी। ये बात सच्चाई है। बीजेपी बिना दाल और चावल के बंगाल में खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रही है। एक भी चेहरा नहीं है और 200 सीटें का दावा है और सरकार बनाने के बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं। इसी के साथ अपनी आखिरी खबर की तरफ बढ़ना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आज से जो बंगाल का मोर्चा है वो नरेंद्र मोदी स्वयं संभालने वाले हैं। यानी कि बंगाल में बीजेपी का सो कॉल्ड चाणक्य फेल हो चुका है। बंगाल में सो कॉल्ड चाणक्य ने 200 सीटों का वादा किया था, लेकिन सच्चाई किस तरीके से रह रहकर बाहर निकल कर आ रही है। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता ऑफिस पे ताला लगाने का काम कर रहे हैं, बड़े नेताओं को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। अमित शाह को रैली से भागना पड़ रहा है और रात भर बैठकर मंथन चल रहा है, क्योंकि चेहरे ही नहीं है बीजेपी के पास। इन सब चीजों के बाद अमित शाह का एक फेलियर हो चुका है बंगाल के अंदर। बंगाल की जनता ने अमित शाह को नकार दिया है और उसके बाद अमित शाह के बाद पीएम मोदी ने आज खुद ये कमान अपने हाथों में संभाली है। आज से इस खबर को आप देखेंगे तो पता चलेगा, आज से ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं पीएम मोदी की बंगाल के अंदर। एक तरफ हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर आने को तैयार पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। मेरा काम यहीं पर खत्म होता है, अब आपका काम शुरू होता है। इस वीडियो को लेकर अपने पास मत बैठें, शेयर करें इन जरूरी खबरों को, जो कि गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाने वाला, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें, बंगाल को बचाने का काम करें। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।